शुरुआत 1922 में रुद्रगिरी नाम के एक गांव से होती है। यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी मल्ली से खाना लगाने के लिए बोलता है। अब जब यह दो लोग खाना खा रहे होते हैं तभी अचानक मल्ली को ऐसा लगता है जैसा उसे कोई बुला रहा हो। यही देखने के लिए मल्ली बाहर जाती है, लेकिन जब काफी देर तक वह वापस नहीं आती तो यह आदमी खुद बाहर जाकर मल्ली को ढूंढने लगता है और तभी उसे झाड़ियों के पीछे से आवाज आती है और वह देखता है कि मल्ली अपने ही हाथ को काट कर खा रही है, जिसे देखकर यह बुरी तरह से डर जाता है और डर कर वहाँ से भाग जाता है। और दूसरे सीन में हमें उसी गांव का एक आदमी दिखाया जाता है जिसे साइकिल पर चलते चलते एक अजीब सी धुन सुनाई देती है जो बेहद ही डरावनी होती है। उस धुन को सुनते ही वह साइकिल से उतरकर एक पेड़ पर अपना सर पटक पटक कर खुद को खत्म कर लेता है। अब इस आदमी ने खुद को इतनी बुरी तरह से क्यों मारा यह हम आगे जानेंगे। इस तरह अगली रात जब एक आदमी शेविंग कर रहा होता है तो उसे अपना उत्साह कहीं नजर नहीं आता और तभी हम एक बच्ची के हाथ में उसका उत्साह देखते हैं जो उससे अपना कान काट कर खाने लगती है। दोस्तों यह सीन सच में आपको हिलाकर रख देगा। अब इन सभी घटनाओं से परेशान गांव वाले अपने गांव के राजा के पास मदद के लिए जाते हैं और कहते हैं कि लगता है हमारे गांव में कोई बुरी आत्मा का साया है, लोग खुद ब खुद अपनी जान ले रहे हैं। जिस पर राजा कहता है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं जल्दी इसका कुछ करता हूँ। इसके बाद यह राजा मदद मांगने के लिए अपनी माँ के पास पहुँचता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही होती है और बिस्तर पर लेटी होती है और इसकी उम्र भी तकरीबन 100 साल या उससे ज्यादा रही होगी। यह जमींदार अपनी माँ को गाँव में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में बताता है। यह सुनकर उसकी माँ अपने परिवार की एक कहानी बताने लगती है और यह कहानी क्या है तो हमें बाद में पता चलेगी। इसके बाद राजा की माँ एक बड़े संदूक की ओर इशारा करते हुए कहती है कि गांव की सभी समस्याओं का हल इसी संदूक में है। अब राजा जैसे उस संदूक को खोलता है तो उसे उसमें से एक बॉक्स मिलता है। फिर हम राजा को यह कहते हुए सुनते हैं कि जो वचन दिया गया था अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। इसके बाद राजा अपनी सारी धन दौलत और परिवार सब कुछ छोड़कर इसी बॉक्स के साथ एक घोड़े पर बहुत सारा सामान लाद कर कहीं गायब हो जाता है। यानी वह अब यहाँ से अपनी एक नई जर्नी शुरू करता है। राजा के गायब होते ही उसकी माँ भी अपने प्राण त्याग देती है। शायद वह उसे यही राज बताने के लिए अभी तक जीवित थी। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें कुछ लोगों को एक बॉडी के साथ दिखाया जाता है। यहाँ एक बूढ़े आदमी के जरिए हमें पता चलता है कि इस गाँव में जिस किसी की भी मृत्यु होती है तो यह लोग उसे ना तो जलाते ना ही दफनाते, बल्कि उसे गाँव पे ही बाहर जाकर नेचर को अर्पित कर देते हैं। दरअसल इस गाँव के बाहर एक बॉर्डर लाइन बनी होती है। यह बूढ़ा आदमी सभी से कहता है कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही हमें वहाँ से वापस आना होगा। इसके बाद सभी लोग गांव के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। गांव के बॉर्डर को 2 पेड़ों से लॉक किया हुआ था और उन पेड़ों को हल्दी भी लगी हुई थी। वो गांव वाले उस बॉडी को रखकर जल्दी से अपना कुछ रिचुअल्स करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी सब लोगों से कहता है कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। अब वो लोग जल्दी से बिना मुड़े वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई अचानक इस बॉडी को घसीट के जंगल के अंदर ले जाता है और उसे खाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लिंगा, जो इस मूवी के हीरो होने के साथ साथ डायरेक्टर भी है। खैर यह लिंगा अनाथ होता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोकल दारू का व्यापार करता है। वही हमें गांव के एक जमींदार पटेल को दिखाया जाता है। अब एक दिन एक दूसरे गांव का आदमी पटेल के पास आकर अपनी जमीन के कागज मांगने लगता है क्योंकि कुछ समय पहले उसने अपनी जमीन को गिरवी रखकर पटेल से कुछ पैसे उधार लिए थे जो वो लौटाने आया था। उसे देखकर पटेल कहता है कि अरे भाई इतनी दूर से आए हो, पहले थोड़ा आराम तो कर लो। थोड़ी देर बाद जब वह आदमी खाना खाकर वापस अपने कागज पटेल से मांगता है तो पटेल कहता है कि पैसे तो तूने दिए लेकिन मैं तेरी जमीन तुझे वापस नहीं दे पाऊंगा। यह कहकर पटेल उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। वही हमें गांव में एक फेस्टिवल होते हुए दिखाया जाता है जो वाकई कुलदेवी प्रतंगिरा माता का उत्सव है। फिर हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो गाँव के बाहर गए थे और यहाँ अपने किसी रिश्तेदार के पास आए हुए थे। वो वापस जा ही रहे होते हैं कि कहीं उनका रिश्तेदार उन्हें रोक देता है और उसे गाँव के रिचुअल बताने लगता है। वो उनसे कहता है कि यह समय देवी पूजा का है, इस गाँव के बाहर जाना सेफ नहीं है और वो उनसे यह भी कहता है कि आज अब गांव में एक रिचुअल भी है, उसके बाद भले तुम लोग चले जाना। फिर हम रात को 2 आदमियों को देखते हैं जिनमें एक के हाथ में मसाल थी और दूसरे के मुंह में गोश्त का एक टुकड़ा और सर पर टोकरी जिसमें लाल अनाज जैसा कुछ था जिसे वह पूरे गांव में बिखराते हुए जा रहे थे। यही इस गांव की रिचुअल था जो हर अमावस की रात को गाँव में हुआ करता था और इस दौरान किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद हमें लिंगा को दिखाया जाता है जिसके माँ बाप बचपन ही गुजर गए थे। तब से ही गाँव के एक आदमी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लिंगा गांव में अपने दोस्त के साथ घूम रहा होता है तभी उसे गांव में पट्टू दिखाई पड़ती है। वो उसके बचपन का प्यार है और वो उससे शादी करने के लिए प्रपोज करता है पर पट्टू मना कर देती है। जब रात को लिंगा सो रहा होता है तो उसे सपने में एक घोड़ा, एक तलवार, प्रतंगिरा देवी की मूर्ति, लाल दानव जैसी आंखें, एक अजीब सा क्रीचर, एक स्केलेटन भी दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर के मारे नींद से उठ जाता है। इस तरह के सपने उसे बचपन से ही आ रहे होते हैं जब वह बहुत छोटा था तब से, लेकिन वह इस सब के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। अगली
सुबह हमें एक प्रेग्नेंट औरत को दिखाया जाता है जो अपनी छोटी सी बेटी के साथ कहीं जा रही होती है और उसकी बेटी आगे आगे भाग रही होती है। इस हिल में वह छोटी बच्ची उससे बहुत आगे निकल जाती है और खो जाती है। बच्ची को ढूंढते ढूंढते वो औरत गाँव के बॉर्डर के पास पहुँच जाती है। तभी वह बुरा आदमी उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। तब वो कहते हैं कि मैं अपनी बच्ची को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। वह बुरा आदमी उस औरत से कहता है कि कुछ भी हो जाए बॉर्डर क्रॉस मत करना, और वह औरत नहीं मानती और अपनी बच्ची को ढूंढने के चक्कर में बॉर्डर को क्रॉस कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद हमें उसी छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो बॉर्डर के इस पारी थी। वो भी बॉर्डर को क्रॉस करने ही जा रही थी कि तभी वह बुरा आदमी उसको ऐसा करने से रोक लेता है और सोचता है कि अगर यह बच्ची यहाँ है तो इसकी माँ कहाँ गई। तभी हमें उस प्रेग्नेंट औरत को दिखाया जाता है जिसका मिसकैरेज हो चुका था और उसकी बॉडी को भी कोई अजीब सा प्रेशर खींच कर जंगल के अंदर ले जाता है। और एक दूसरी ओर हमें उस जमींदार पटेल के छोटे भाई बली से रूबरू कराया जाता है। यह एक नंबर का ठगी और नशेबाज है जो इसकी शक्ल देखकर भी पता चलता है। यह पैसों और पावर के दम पर चूर है और अक्सर गांव के गरीब घरों की औरतें और बेटियों को मोलेस्ट करता रहता है। पटेल और बली दोनों भाइयों ने मिलकर गांव के लोगों का जीना दुश्वार करके रखा हुआ है। अभी भी यह बली उस छोटी बच्ची को जो बूढ़ा आदमी अपने साथ ले जा रहा था उसे जबरन उठाकर ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर पट्टू भाला लेकर बीच में आ जाती है, उस लड़की को बचा लेती है और यहाँ बली भाला देखकर पीछे हट जाता है। वही जब यह बातें उसके बड़े भाई पटेल को पता चलती है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है कि आज एक लड़की ने हमें डराया है, कल पूरा गांव हमें डराए नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर इस गांव का कोई भी मर्द हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसे मारना होगा और अगर कोई औरत ऐसा करेगी तो उसकी इज्जत नहीं बचेगी। इधर बली की पट्टू से अपने बदला लेना चाहता था तो रात को मौका देखकर वो पट्टू को उसके घर के बाहर से उठा लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसी समय वहाँ पर लिंगा वहाँ से गुजर रहा था तो यह सब देखकर बली को बहुत मारता है और पीट पीट कर उसे वहाँ से भगा देता है और पट्टू को बचा लेता है। और हर मूवी की तरह इन गुंडों से बचाने की वजह से पट्टू इम्प्रेस हो जाती है और फाइनली लिंगा को प्रपोज कर देती है, जिसके बाद इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। अब सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें एक साधु को दिखाया जाता है जो प्रत्यंगिरा देवी की उपासक होती है। कुछ लोग उसके पास एक लड़की को लेकर आते हैं जो बुरी शक्ति से पजस थी। उसको देखकर वह साधु से कहती है कि ग्रह नक्षत्रों का यह समय उचित नहीं है, इस समय बुरी शक्तियाँ चारों ओर अपने पांव फैला रही हैं। इसके बाद साधु उस लड़की को अपनी मंत्रों से ठीक कर देती है और हमें पता चलता है कि यह साधु हमेशा गांव वालों को बुरी शक्ति से बचाती है। इधर लिंगा अपनी प्रेम कहानी के अंतिम पन्नों को पूर्ण करने के लिए मतलब शादी का हाथ मांगने के लिए पट्टू के पापा के पास जाता है। वो उससे कहता है कि पट्टू की शादी में उस आदमी से करवाऊंगा जिसके पास अपनी जमीन और जायदाद होगी, तुम्हारे पास दारू के अलावा है ही क्या। इस बात को सुनकर लिंगा कहता है कि उसके पास उसके पुरखों की 2 एकड़ जमीन है जिसका वह इकलौता वारिस है। इस बात को सुनते ही पट्टू के पिता उससे कहते हैं कि वह जमीन तो तुम्हारे दादा के जमाने से जमींदारों के पास गिरवी रखी है, पहले अपनी जमीन छुड़वाओ फिर शादी के सपने देखना। इसके बाद लिंगा अपने दोस्तों के साथ बैठकर यही सोचने लगता है कि पटेल तो इतनी आसानी से जमीन नहीं देगा, लेकिन फिर भी उसे पट्टू के लिए यह सब करना होगा। खैर इस बार लिंगा कुछ लोगों को लेकर जमींदार पटेल के घर जाता है और उससे अपनी जमीन के कागजात मांगता है। पटेल कहता है कि तुम्हारे दादा ने वो जमीन यहाँ पर गिरवी रखी थी, ना तुम्हारे दादा उसे चुका पाए, ना तुम्हारे बाप और ना तुम, ऐसे कैसे जमीन दे दूं। लिंगा गुस्से में कहता है कि पटेल साहब मुझे अच्छे से पता है कि कर्जा कब का पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी आप जमीन नहीं दे रहे हो। वही हम साइड में बली को भी खड़ा हुआ देख पाते हैं और फिर लिंगा और बली के बीच टकरार हो जाती है। तभी पटेल लिंगा से कहता है कि ठीक है तुम्हें जमीन चाहिए तो तुम्हें 2 एकड़ जमीन के बदले 4 एकड़ जमीन दूंगा पर गाँव के बाहर वाली। और लिंगा इस चीज के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद पटेल कागज पर साइन कर देता है और लिंगा कागजात लेकर गाँव वालों के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बली पटेल से कहता है कि भैया उसे आपने ऐसे ही क्यों जाने दिया, उसे तो जान से मार देना था। पटेल कहता है कि वो गरीब जरूर है पर पूरे गांव उसके साथ है और वैसे भी जो जमीन मैंने उसे दी है वो साबित है, वो वहाँ जाएगा तो खुद मर जाएगा। कभी कभी जो उसकी जगह खूब से काम लेना चाहिए। अब ये सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने गलती से बॉर्डर को क्रॉस कर लिया होता है। तभी हम एक अनजान शक्ति को इस आदमी के पास आता हुआ देखते हैं जो उस आदमी पर टूट पड़ती है, जिसके कुछ देर बाद ही हमें उस आदमी का कटा हुआ सर जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है और कोई क्रिएचर उस बॉडी को चीर फाड़ कर रहा होता है और इसके इंटरनल ऑर्गन्स को इधर उधर फेंक रहा होता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक दिन लिंगा अपने दादाजी के साथ उस जंगल में जाता है और वहाँ पर अचानक उसके दादाजी गायब हो जाते हैं। लिंगा उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है और तभी उसे अपने दादाजी की बॉडी एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई देती है और यही वो सपना है जो आज तक लिंगा को बार बार आता रहता है। खैर अभी प्रेजेंट में 4 एकड़ जमीन के बारे में सुनते ही पट्टू के पापा शादी के लिए राजी हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। सब काम होने के बाद एक दिन लिंगा अपने दोस्तों से उस प्रॉपर्टीज पर
विजिट करने की बात करता है। जब पट्टू मंदिर से वापस आ रही होती है तभी वापस साधी उससे कहती है कि तुम्हारे पति की जान को खतरा है और उसके ऊपर राहु और मंगल का अशुभ योग है। यह सुनकर पट्टू घबरा जाती है और रात को जब लिंगा घर लौट रहा था तो पट्टू उससे कहते हैं कि उस प्रॉपर्टी से मत जाओ, वहाँ जो भी गया है और लौट कर कभी वापस नहीं आया। तब लिंगा उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अगली सुबह लिंगा और उसका दोस्त गाँव की बॉर्डर को क्रॉस करके आगे जाने लगते हैं। यह जंगल को एक्सप्लोर करते हुए एक झील को पार करके आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी दोनों को बहुत सारे मानव कंगाल और हड्डियां दिखाई पड़ती हैं। यह देखकर लिंगा का दोस्त कहता है कि चलो भाई यहाँ से वापस चलते हैं, लेकिन लिंगा अपने दोस्तों को मना लेता है और फाइनली इनको वहाँ जमीन मिल जाती है। लेकिन यह तो बस नाम के लिए जमीन थी, असल में यह एक घना जंगल था। यह देखकर लिंगा का दोस्त कहता है कि यह है तुम्हारी 4 एकड़ की जमीन और तुम्हें जो करना है कर लो। लिंगा कहता है कि मैं जरूर कुछ न कुछ करूँगा। और रात होते ही यह दोनों कैंप लगाकर वही एक वाटरफॉल के पास रुकते हैं और यही सोचते रहते हैं कि आकर इस जमीन का क्या करना चाहिए। अब दोस्तों आपके मन के समंदर में एक सवाल जरूर हिलोर मार रहा होगा कि जब बॉर्डर क्रॉस करते ही सब मारे जाते हैं तो यह दोनों अब तक कैसे जिंदा हैं? तो इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा। अगली सुबह जब लिंगा का दोस्त सोकर उठता है तो देखता है कि लिंगा वहाँ पर नहीं है। वो लिंगा को सब जगह ढूंढता रहता है और आखिरकार थोड़ी देर बाद उसे लिंगा मिल जाता है जो एक पेड़ के सहारे बैठकर बीड़ी पी रहा होता है। खैर बातें ही बातों में लिंगा अपने दोस्त को बताता है कि इस जमीन के अलावा भी उसका यहाँ आने का एक बहुत बड़ा मकसद है। दरअसल लिंगा जानता था कि जो सपने वह बचपन से देखता हुआ आ रहा है उनका क्या मतलब है, और जब वह बचपन से अपने दादाजी के साथ यहाँ आया था तो उनके साथ आखिर में ऐसा क्या हुआ था, उनको किसने मारा था। वही दूसरी ओर बली अपने भाई के पास आकर कहता है कि मैंने पहले कहा था उस लिंगा को मार दो, 3 दिन हो चुके हैं और उसका कोई अता पता नहीं है। पटेल कहता है कि तुम फिक्र मत करो, 3 दिन क्या 30 दिन भी हो जाएंगे तब भी वह नहीं आएगा। यहाँ से आज तक कोई नहीं आया, या भी नहीं आएगा। यह सुनकर बली रात को पट्टू के पास जाता है और कहता है कि अब तो तेरा पति आएगा ही नहीं, उसके बदले में ही आ जाऊंगा। अब पट्टू गुस्से में बली को डरा धमका कर वहाँ से भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ जब लिंगा सो रहा होता है तो उसके पास पट्टू आती है और कहती है कि लिंगा जल्दी उठो, वो आ रहा है और हमको भी मार देगा। लिंगा को कुछ भी समझ नहीं आता कि यह पट्टू यहाँ पर कैसे आ गई और कौन आ रहा है मारने के लिए और पट्टू उसे कहाँ ले जा रही है। तभी थोड़ी दूर जाकर पट्टू अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। यह देखकर लिंगा जोर से चीखने लगता है क्योंकि असल में यह भी उसका कोई वहम ही था। दूसरे दिन लिंगा का दोस्त फिर से लिंगा को ढूंढने लगता है। तभी उसे लिंगा एक जगह खड़ा हुआ दिखाई देता है। वह उससे पूछता है कि यार तुम हर रात कहाँ निकल जाते हो, और लिंगा यहाँ उसे पूरी बात बताता है कि वह यहाँ अपने दादाजी का बक्सा ढूंढ रहा है जो सालों पहले यहाँ गिर गया था। कभी जब वह छोटा था तब उसके दादाजी ने उससे कहा था कि लिंगा जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई समस्या हो तो उसका समाधान तुम्हें इस बक्से में मिल जाएगा। और इसी बक्से को मैं यहाँ हर रोज जंगल में आकर ढूंढ रहा था। तभी एक दिन उसे एक बक्सा मिल जाता है जिसके अंदर एक प्राचीन किताब थी जिसको लिंगा पढ़ता है और हमें इस गाँव के राजा के बारे में पता चलता है। दरअसल 18वीं शताब्दी में रुद्रगिरी पर कभी महाराज रण शंभू राज किए करते थे। वो जब भी अपने से समृद्ध राज को देखते थे तो उस पर अटैक करके उसे लूट लेते। एक दिन उनकी नजर कलिंग राज पर पड़ी। राजा रणशंभू ने कलिंग के साथ भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी पर कभी कलिंग को वहाँ से जीत नहीं पाए और एक लड़ाई में उनकी मौत हो गई। उसके मरणोपरांत उसके पुत्र वैल्यू को रुद्रगिरी का राजा बनाया गया। उसने अपने पिता की अधूरी इच्छा को पूरा करने का निर्णय लिया और वह कलिंग को हराने की योजना को बनाने में लग गया। उसे समझ आ गया कि कलिंग जैसी शक्ति को सीधे युद्ध करके नहीं हराया जा सकता, इसलिए वैल्यू ने काली शक्तियों का सहारा लिया। उसने काली शक्तियों से असुदक्षी नाम के राक्षस का निर्माण किया और उसकी सहायता से कलिंग पर विजय प्राप्त करके वहाँ का सारा सोना लूट कर यहाँ से ले गया। पर उसे यह नहीं पता था कि प्रतंगिरा माता की कलिंग राज की कुल देवी है और वहाँ की धन संपदा उनकी कृपा है। खजाने को गलत तरीके से चुराने से देवी व प्रतंगिरा नाराज हो गई और वैल्यू का काला जादू उसकी प्रजा और उस पर ही उल्टा पड़ गया। उसकी प्रजा उसके सैनिक अपनी बॉडी पार्ट्स को काट कर खाने लगे और दक्षिण भी वैल्यू के कंट्रोल से बाहर हो गया और उनके लोगों को ही मार कर खाने लगा। उसको दोबारा कंट्रोल करने के चक्कर में वैल्यू को भी अपने प्राण गंवाने पड़े। दक्षी सबको मारते हुए रुद्रागिरी की कोर बढ़ने लगा। तभी वैल्यू की पत्नी शकुंतला देवी गिरी नामक ऋषि की शरण में पहुंची और उनसे इसी चीज का समाधान पूछने लगी। ऋषि ने कहा कि यह सब तुम्हारे पति के किए गए पाप हैं, यह सब तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, इससे अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर शकुंतला रोने लगती है और कहती है कि मेरे पति के पापों की सजा मासूम लोग भुगत रहे हैं, कृपा करके समाधान बताइए। तब जाकर ऋषि कहते हैं कि तुम्हें देवी की आराधना करनी होगी, तुमको गाँव के बाहर पतंगिरा देवी का मंदिर बनवाना होगा। पुराणों के हिसाब से पतंगिरा देवी ने ही भगवान विष्णु का क्रोध शांत किया था और बुरी शक्ति का विनाश किया था। सिर्फ वही इस सब से बचा सकती हैं, जिससे प्रसन्न होकर वो रुद्रगिरी के द्वार पर एक कवच का निर्माण करेंगी जिसे दक्षी पार नहीं कर पाएगा। और तुम्हारे पति ने बहुत बड़ा पाप किया है, इसके प्रायश्चित तुम्हें बलिदान देकर
का चुकाना होगा। समय आने पर तुम्हारे वंश के एक राजा को अपना राजपाट परिवार सब कुछ त्याग कर देवी की मूर्ति और खजाने को एक गुफा में ले जाकर छोड़ देना होगा और वही अपने प्राण त्याग देने होंगे। यही इसका एक मात्र उपाय है। लेकिन यह बात शकुंतला किसी को भी नहीं बताती। उसे पता था कि बलि या तो उसके पति को या उसके बेटे को ही देनी होगी। और इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं और गाँव में लगातार मौतें होती रहती है, जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि एक पर्टिकुलर दिन गाँव के लोग खुद को ही खत्म कर लेते हैं। और फिर एक दिन शकुंतला का बेटा अपनी माँ से इसका समाधान पूछता है तो वो उसे पूरी कहानी सुना देती है। यानी वो बूढ़ी औरत जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वही शकुंतला थी। इसके बाद शकुंतला का बेटा गांव वालों की भलाई के लिए उस गुफा में जाकर अपना देह त्याग देता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें लिंगा को दिखाया जाता है। जैसे इस किताब को पढ़ने के बाद अपने सपनों का मतलब समझ में आ जाता है। वह घोड़ा राजा का था जिस पर वह खजाना लाद कर ले गया था। प्रत्यंगिरा देवी की मूर्ति भी उसी गुफा में है। वो स्केलेटन उसी राजा का था और वह पेचा और कोई नहीं बल्कि असुदच्छी है। और उसको यह सपने इसलिए आते हैं क्योंकि वह उसी राजा का वंशज है। सालों पहले उसके दादाजी उसी खजाने के तलाश में यहाँ आए थे, लेकिन असुदच्छी ने उन्हें मार डाला था। लिंगा यह सब अपने दोस्तों को बताता है कि यही वजह है कि मैंने वह जमीन अपने नाम करवा ली, क्योंकि मैं सालों से उस गुफा को ढूंढ रहा हूँ और अभी भी मुझे उसकी तलाश है। और फाइनली दोनों को वो गुफा मिल ही जाती है। इसके बाद वो दोनों गुफा के अंदर जाते हैं और देखते ही कि गुफा की दीवार पर असुदच्छी का चिन्ह बना हुआ है, अर्थात वो गुफा उसी की है और वो यहीं रहता है। खैर वो हिम्मत करके साथ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें राजा का खजाना और उसका स्केलेटन सब मिल जाता है। इससे पहले कि वो खजाना लेकर वहाँ से निकलते बलि अपने लोगों के साथ वहाँ जाता है। बलि लिंगा से कहता है कि मैं तो यहाँ चेक करने आया था कि तू जिंदा है या मर गया, पर तू तो जिंदा है, इसलिए मैं अब खुद तुझे अपने हाथों से मारूंगा। और तभी वहाँ पर असुदच्छी आ जाता है और वह बलि और उसके लोगों पर अटैक कर देता है और उनको मार कर खाने लगता है। जब वह लिंगा और उसके दोस्तों के पास आने लगता है तो लिंगा पूर्वजों की तलवार उठाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ हमें यह पता चलता है कि लिंगा कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसका जन्म पश्चिमी नक्षत्र में हुआ था और उसका जन्म असुदच्छी के अंत के लिए हुआ था, जिसमें उसे प्रत्यंगिरा देवी की भी सहायता मिलेगी। फिर हम प्रत्यंगिरा देवी को देखते हैं जो पृथ्वी की ओर अपनी शक्ति भेजती है। इधर लिंगा अपने दोस्तों के जरिए असुदच्छी का ध्यान भटकाता है और मौका मिलते ही असुदच्छी को तलवार के एक ही वार से खत्म कर देता है। और इन सब के बाद उस बक्से के अंदर से उसे प्रत्यंगिरा देवी की मूर्ति मिलती है, जिसके बाद खजाने को लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लिंगा, उसका दोस्त और पट्टू काफी अमीर हो जाते हैं। हमें जाकर उस सवाल का जवाब मिल जाता है कि क्यों बॉर्डर को क्रॉस करने पर भी लिंगा और उसके दोस्त को कुछ नहीं हुआ था। दरअसल वहाँ जाने से पहले उस आदमी ने पट्टू को 2 रक्षा सूत्र दिए थे, जिसे पट्टू ने उनकी कलाई पर बांधकर उन्हें भेजा था। खैर वो तीनों अब इस गाँव को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें गाँव का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम बुरी शक्ति को दोबारा से एक्टिव होता हुआ देखते हैं और वह साथ ही उन्हें ठीक करने में लगी हुई थी। फिर हम देखते हैं कि बुरी शक्तियों ने एकजुट होकर दक्षी जैसी एक और राक्षस बना लिया है, जिससे देवी प्रत्यंगिरा का ध्यान भंग हो जाता है। और इसी सीन के साथ इस मूवी की कहानी